एंटी कैंसर ड्रग्स में एंटीफोलेट ड्रग्स की हम बात करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है मेथोट्रेक्सेट। तो सबसे पहले मेथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, कैंसर सेल के अंदर एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ फोलेट कैरियर। एंटर करने के बाद ये कन्वर्ट होता है पॉलीग्लूटामेट मेथोट्रेक्सेट, जो कि मोर एक्टिव फॉर्म है, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पॉलीग्लूटामेट सिंथेस। अब सेल के अंदर एंटर करने के बाद ये बाइंड हो जाता है DHFRase एंजाइम से। अब इससे बाइंड हो गया है तो और उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। अब ये इनहिबिट हो गया है तो फॉलिक एसिड क्या करेगा, फॉलिक एसिड डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और फर्दर टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बन पाएगा। अब टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो प्यूरिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और प्यूरिन सिंथेसिस नहीं होगा तो DNA सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से सेल का डिवीज़न और सेल की ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। और यही तो हम चाहते थे, कैंसर सेल में उसकी ग्रोथ इनहिबिट करना चाहते थे। इसके अलावा ये इनहिबिट करता है थायमिडाइलेज सिंथेज एंजाइम को, जिसके कारण थायमिडीन नहीं बनेगा, और सेम चीज़ इसमें भी होगा कि DNA सिंथेसिस नहीं हो पाएगा और फर्दर सेल का डिवीज़न इनहिबिट हो जाएगा। तो यही लिखा है कि ब्लॉक कर देता है ये इसेंशियल कैंसर सेल की ग्रोथ को। अब मोस्टली आपका जो सेल डिवीज़न होता है वो कहाँ, किस DNA का सिंथेसिस किस फेज में होता है, S फेज में होता है। तो यहाँ हम एक तरह से बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट S फेज में कर रहा है, इसलिए हम इसे S फेज इनहिबिटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आ जाते हैं इसके हम यूजेस में। तो इसके लिए एक निमोनिक्स है रेसिपी, तो ये तो आप याद ही कर सकते हो, पर लॉजिकली याद करने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, ये एंटी कैंसर ड्रग है, तो ये कैंसर वाले जितने भी डिजीज हैं उनमें काम करेगा। जितने तो मोस्टली किन के लिए करता है, यूजफुल है, वो आप याद रखिए। तो कोरियोकार्सिनोमा, इसमें जेस्टेशन, पहले नाम देख लेते हैं, कोरियोकार्सिनोमा, इसके अलावा ऑस्टियोसार्कोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ब्रेस्ट, ब्लैडर, हेड, नेक, इन सब का कैंसर, और इसके अलावा कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस। तो ये सारे तो आपको लॉजिक इनका क्लियर है कि कैंसर सेल इसमें बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, तो मेथोट्रेक्सेट के लिए ये सेल सेंसिटिव रहती हैं, इसलिए इनमें मेथोट्रेक्सेट इजीली वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो अब इनमें थोड़ा इंडिविजुअल देख लेते हैं। कोरियोकार्सिनोमा में जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो होती हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो करती हैं, जिस पर अटैक करता है मेथोट्रेक्सेट, और सेम जो अभी हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा वो करके वो इन सेल की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा में एक क्या बात इंपॉर्टेंट याद रखने की, वो ये कि इसमें क्या होता है, एक्सेसिव डोज हम देते हैं किसका, मेथोट्रेक्सेट का। ऑस्टियोसार्कोमा जो सॉलिड ट्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं कीमोथेरेपी के लिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत एक्सेस में डोज देते हैं ताकि वो मतलब पेनिट्रेट करके कैंसर सेल में जा सके, भले रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। देन उसके बाद अब देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस और सीवियर सोरियासिस। तो इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में तो आपको पता ही ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें ऑटो इम्यून सेल्स बहुत ज़्यादा सेल्स हो जाती हैं, इम्यून सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, तो अब वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी वो प्रोलिफरेट कर रही होती हैं, डिवाइड हो रही होती हैं, तो इसलिए वो सेंसिटिव हो जाती हैं मेथोट्रेक्सेट के लिए। तो इसलिए हम फर्स्ट लाइन डीमार्ट ड्रग होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में, तो मेथोट्रेक्सेट फर्स्ट लाइन ड्रग है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। इसके अलावा सोरियाटिक अर्थराइटिस, इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट्स का, और इसमें तो मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, सप्रेस करता है इसमें इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी ऑफ साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेजेस, तो इस तरीके से वर्क कर गया। इस तरह सीवियर सोरियोसिस में क्या होता है, हाइपर प्रोलिफरेशन हो जाता है कैरियोसाइट्स का, स्किन का ये डिजीज है, तो और ड्यू टू अंडरलाइंग इम्यून सेल्स, तो वही सेम रीजन हो गया कि हाइपर प्रोलिफरेशन हो रहा है सेल्स का, सेल रैपिड डिवाइड हो रही हैं, तो मेथोट्रेक्सेट इन पे वर्क करके इनको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो ये हो गया आपका यूजर, इसके हो गया अच्छा एक और है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ट्रोफोब्लास्टिक सेल ये क्या करती हैं, बहुत जल्दी प्रोलिफरेट करती हैं, और इसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। तो इन सेल्स को इनहिबिट मतलब मेथोट्रेक्सेट का जो टारगेट होता है वो रैपिडली डिवाइडिंग ट्रोफोब्लास्टिक सेल होते हैं, तो इस तरीके से ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी यूज़ होता है। तो ओवरऑल आपको ये कैसे याद रखना है, फिर से देखते हैं एक बार।
कार्सिनोमा वाला कोरियोकार्सिनोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ब्रेस्ट, ब्लैडर, हेड एंड नेक कैंसर और कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस, ये कैंसर रिलेटेड हो गए। देन आपको याद रखना है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस और सीवियर सोरियासिस, ये हो गया। तो और तो कोई नहीं बचा, बस इतना। अच्छा, एक और इम्यूनो सप्रेसेंट ये GVH क्या है, GVHD ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, सॉरी। तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, तो इसमें क्या होगा कि इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह यूज़ होता है। मतलब जो पोस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है तो बॉडी क्या करती है कि उसको फॉरेन की तरह ट्रीट करती है और फॉरेन सब्सटेंस की तरह ट्रीट करती है, तो इसके कारण इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो उसमें भी ये हम इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह दे सकते हैं, किसको, मेथोट्रेक्सेट को। तो ओवरऑल ये आपको याद रखने हैं इसके यूजेस, लॉजिकली याद रखेंगे तो याद रहेगा। अब आ जाते हैं हम इसकी टॉक्सिसिटीज़ पर। तो देखिए ये क्या कराता है, म्यूकोसाइटिस और डायरिया कराता है। क्यों? क्योंकि GIT की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, एपिथेलियल सेल हैं, वो क्या होती हैं, रैपिडली डिवाइड हो रही होती हैं। तो उसमें ये क्या कराता है कि जो मैकेनिज्म कैंसर सेल पे कर रहा था वो इन सेल पे भी कर देता है। इसके कारण उन लाइनिंग का क्या होने लगता है, डैमेज। तो इसके कारण म्यूकोसाइटिस और डायरिया हो सकता है। देन उसके बाद बोन मैरो सप्रेशन, लो डोज अगर हमने कंटिन्यूअस रिपीट कर रहे हैं तो उसके कारण मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है, इमेच्योर RBC बन सकती हैं इसके कारण। और अगर हाई डोज में हम मेथोट्रेक्सेट को ले रहे हैं तो सारे ही बोन मैरो के सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो RBC, WBC, प्लेटलेट सब डिक्रीज हो जाएंगे, पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। देन क्रिस्टल्स इन यूरिन, मेथोट्रेक्सेट के जो मेटाबोलाइट होते हैं वो हमारे रीनल ट्यूब्यूल के एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इस कारण से क्या बना लेते हैं, क्रिस्टल बना लेते हैं, और जिसके कारण वो रीनल इंजरी कॉज करा सकते हैं। तो ये भी एक इसका क्या हो गया, क्रिस्टल इन यूरिन एडवर्स इफेक्ट हो गया। इसके अलावा हिपैटोटॉक्सिसिटी, लीवर सेल में क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन कराते हैं अगर हम क्रॉनिकली यूज़ करें मेथोट्रेक्सेट को। तो अगर हम क्रॉनिकली यूज़ कर रहे हैं तो एक्यूमुलेट हो गए लीवर सेल में और इसके कारण इन्फ्लेमेशन कराएं और फर्दर क्या हो गया, हिपैटिक फाइब्रोसिस, जिसके कारण होती है हिपैटोटॉक्सिसिटी। तो ये इसके क्या हो गए साइड इफ़ेक्ट्स, या हमें एडवर्स इफेक्ट कहना चाहिए। तो इसके लिए हम प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं, तो इसके लिए हम जैसे म्यूकोसाइटिस और डायरिया है तो इसके लिए सिम्टोमेटिक केयर बाय ल्यूकोवोरिन टाइट्रेशन। तो ल्यूकोवोरिन क्या करता है, फॉलिक एसिड प्रोवाइड, मतलब टेट्राहाइड्रो मतलब जैसे DHFRase को इनहिबिट कर रहा था ना फॉर्मेशन, तो ये डायरेक्ट क्या करता है, फॉलिनिक एसिड या फिर हमें कहना चाहिए टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड को प्रोवाइड करता है सेल को। तो सेल क्या करती है, अपना नॉर्मल प्रोलिफरेशन करती रहती है। और जैसे बोन मैरो सप्रेशन में भी सेम लॉजिक रीज़न यहाँ भी है कि ये जो DHFRase ब्लॉक्ड था मेथोट्रेक्सेट के कारण, उसको बाईपास कर जाता है और डायरेक्ट सप्लाई करता है क्या कहना चाहिए, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड सेल्स को। देन क्रिस्टल इन यूरिन अगर होने का अगर चांस है तो इसके लिए विग्रस हाइड्रेशन हो, मतलब पर्सन हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा करे, या फिर यूरिन का एल्कलाइजेशन किया जाए बाय सोडियम बाइकार्बोनेट इनटेक। और हिपैटोटॉक्सिसिटी अगर हो रही है तो उसके लिए लिवर फंक्शन टेस्ट टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाए। तो ये क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई किसकी, मेथोट्रेक्सेट की।